साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन की पुस्तक निकाली गई है, जिसमें संपूर्ण जीएस को जो है उसे वन लाइनर फॉर्म में उपलब्ध कराया गया है, उसको इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं और इसको सेक्शन वाइज इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान वाले सेक्शन को कवर कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के पॉइंट को देखा था। अब उससे आगे की चीज़ों को हम लोग इस सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं स्थूल पदार्थों के गुणों के संबंध में जो भी पॉइंट है उनको। तो पहला पॉइंट है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का जो कारण होता है वो भी पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन होता है। इसी की वजह से जो होता है द्रव की बूंद क्या होती है? गोलाकार होती है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। तेल जो है वो जल के तल पर यदि आप देखेंगे वो फैल जाता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से कम होता है। इसी प्रकार से मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि मिट्टी के तेल का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो पानी के घनत्व से कम होती है। यदि साबुन के बुलबुले के अंदर के दाब की बात करें तो साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है, प्रेशर होता है, वो वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। ठीक है, अंदर का दबाव जो है या जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। अगला है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों बबल्स को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो इससे क्या होगा? इससे जो छोटा बुलबुला होगा वो और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उससे क्या होता है? बुलबुले की त्रिज्या जो होती है वो बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। एक ही पदार्थ से बने चार तार, चार वायर जिनकी बीमाएं दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं तो अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी। फिर से सुन लीजिए, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी बीमाएं दी गई हैं, पदार्थ मटेरियल एक ही है परंतु उससे चार अलग अलग बीमाओं की तारें बनाई गई हैं। अलग अलग बार मतलब एक एक बार करके एक ही भार से उन्हें खींचा जाता है। मटेरियल भी एक है और उन पे डालने वाला जो वजन है वो भी एक ही है, तो अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी। किस में होगी? तो जिस तार की लंबाई अधिक और व्यास कम होगा, जिस तार की लंबाई अधिक और व्यास अर्थात डायमीटर कम होगा, उसकी दैर्ध्य वृद्धि अधिक होगी। क्यों? क्योंकि दैर्ध्य वृद्धि जो होती है वो लंबाई के समानुपाती होती है। मतलब लंबाई ज्यादा होगी तो ये ज्यादा होगी, और व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब यदि व्यास ज्यादा होगा तो ये कम होगी और व्यास कम होगा तो ये ज्यादा होगी। आगे बात करते हैं। यहां पे आपको चार कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन से सही कथन है। इनमें से देखिए, यदि केशकत्व की परिघटना नहीं होती तो, जो केशकत्व है, यदि कैपिलरी की जो घटना होती है यदि नहीं होती तो क्या होता? तो केरोसिन दीप का उपयोग जो है वो मुश्किल हो जाते। जो केरोसिन के दिए जलाए जाते हैं वो मुश्किल हो जाता। सही बात है। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्टॉव का प्रयोग नहीं कर पाता। ये सही नहीं, क्योंकि इसमें आप खुद खींचते हैं। तो ये वाला इसका केशकत्व का उदाहरण ये नहीं है। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है, ये आपका सही है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, क्योंकि जो इसमें जाइलम और फाइलम दो होते हैं, तो जाइलम ही क्या करता है? वो जड़ों से पानी खींच करके ऊपर तक लेके जाता है। तो वो केशकत्व की कह सकते हैं परिघटना पर ही आधारित होता है। तो पहला, तीसरा और चौथा जो है वो सही है। आगे बात करते हैं। केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है किसका? पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए। मतलब कि जाइलम के थ्रू जड़ से पानी का ऊपर तक ले जाना केवल केशकत्व के कारण नहीं होता, इसके और भी अन्य उत्तरदायी कारण हैं। जैसे केशकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, पृष्ठवेदन, ससंजन इत्यादि कारण भी उत्तरदायी हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के जो केरोसिन तेल है उसके बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। एक केस नली में जल की अपेक्षा
एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण क्या है कि इसका कारण यह है कि तरल का पृष्ठ तनाव जो है वो जल की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। जिसका पृष्ठ तनाव ज्यादा हो वो ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता क्या होती है, यदि ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की सांद्रता घट जाती है। जल, वायु, खून, अल्कोहल, गैसोलीन और शहद में सबसे ज्यादा श्यानता श्यानता किसमें होती है, तो ये होती है किसमें, शहद की होती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी कारण। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायु दाब कम होने लगता है। जितना जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, मतलब समुद्र के सरफेस पर सबसे अधिक वायु दाब होगा, और जैसे जैसे समुद्र के सरफेस से ऊपर की तरफ आप जाएंगे वायु दाब कम होता जाता है। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही पेन से स्याही निकलने का कारण यही है कि वायु दाब वहां पर कम हो जाता है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है, पास्कल के नियम पर। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। क्यों, क्योंकि लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में इसने क्रांति लाई है। बैरोमीटर बैरोमीटर जो पठन है, इसमें अचानक गिरावट हो जाने से जो मौसम दशा इंगित होती है वह क्या होती है, अगर अचानक से गिरावट हो रही है उसमें, उसके बैरोमीटर में जो उसकी रीडिंग है, तो इसका मतलब है तूफानी मौसम का ये संकेत दे रहा है। नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। ये चित्र है, इसमें आप नंबरिंग देख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें प्रश्न क्या है, तो फव्वारे के जिस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा वह छिद्र कौन सा होगा, वो छिद्र आपका छिद्र नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर दबाव सबसे अधिक होगा यहाँ पर, इसलिए सबसे अधिक दूरी तक यहाँ जाएगा। आगे बात करते हैं, पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट है। एस्फाल्ट जो होता है वो पेट्रोलियम परिष्करण का बाई प्रोडक्ट होता है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतलित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल जो है द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जल के सघनता या घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, अधिकतम होती है, इसका जो डेंसिटी होती है। तो नीचे का पानी जो है वो जम नहीं पाता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, मतलब वो जमा हुआ नहीं होता, वहां पे वो जलीय जीव रहते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जमता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का घनत्व जो है वो नहीं बदलता है। मटेरियल अगर नहीं बदल रहे हैं तो उसका डेंसिटी नहीं बदलेगी। पानी का अपेक्षित घनत्व जो है सर्वाधिक कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड को यदि केल्विन में बदलेंगे तो 273 ऐड कर दीजिए 4 डिग्री में, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 277 केल्विन हो जाएगा। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में 4 डिग्री हो जाएगा और केल्विन में 277 हो जाएगा। कथन कारण का प्रश्न है, देखिए लोहे का एक गोला पारद अर्थात पारे मरकरी पर तैरता है, किंतु पानी में डूब जाता है। सही बात है। कारण क्या दिया गया, लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है डेंसिटी, वो पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ये गलत है। तो कथन तो सही है, परंतु कारण जो है वो गलत है, क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो पारे के अपेक्षित घनत्व से कम होता है। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना हुआ जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व जो है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए, जबकि जहाज के मामले में कम होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। पानी की सतह से ऊपर जब लाते हैं तो वो क्या लगती है, भारी लगती है।
एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार क्या होगा? तो इसका जल में भार क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार इसका जल में भार जो है गुब्बारे का, जो जल है 200 ग्राम, वो शून्य होगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका कम घनत्व का होना। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था वो है टेक्नीशियम। क्या था? टेक्नीशियम था। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह क्या होता है? 1/9 भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर होता है, बाकी नीचे होता है। तो अधिकांश भाग क्या होता है? समुद्र के नीचे होता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या उतना ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या हो जाएगा? शरीर डूब जाएगा। आगे बात करते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, जिससे उसका घनत्व जो होता है वो अधिक होगा। अधिक घनत्व में तैरना ज्यादा आसान होगा। कथन कारण का प्रश्न है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण सागर के जल का घनत्व जो है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। यहाँ सही है, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है। क्योंकि सागर के जल का घनत्व अधिक होता है तो वहां पर क्या होगा? जहाज ऊपर उठ जाएगी। स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स संबंधित है किससे? विश्राम की स्थिति से संबंधित है। अब प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को दिया, फैक्टों को देख लेते हैं। देखिए 320 से 400 नैनोमीटर, 200 से 280 नैनोमीटर, 280 से 320 नैनोमीटर और 400 से 600 नैनोमीटर में से वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो 200 से 280 नैनोमीटर वाले में देखिए तरंग दैर्ध्य जिसकी जितनी कम होगी उसकी ऊर्जा, उसमें निकलने वाली ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। सौर विकिरण दिखता है लगभग 400 से 700 नैनोमीटर परास में। ठीक है, ये दृश्य प्रकाश होता है। ठीक है, जो हमारे दृश्य प्रकाश की रेंज है वो 400 से 700 नैनोमीटर है। दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच में। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा लगभग है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। तो ये थोड़ा सा वेरी करता रहता है, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह कौन सी है? 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। मतलब जो प्रकाश विकिरण होता है उसमें दोनों तरह की तरंग और पार्टिकल दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए वो सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन तथा पराध्वनिक तरंग में वह जिसका वेग अधिकतम होगा वो प्रकाश का है। कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन तथा पराध्वनिक तरंग में वह जिसका वेग अधिकतम हो, किसका वेग अधिकतम होगा? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश, ध्वनि, आकाशीय पिंडों और रॉकेट में किसका वेग अधिकतम होगा? प्रकाश का होगा। प्रकाश का शून्यावकाश या निर्वात में वेग कितना होता है अधिकतम? अनुमानतः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात में। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है प्रकाशिक घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी पर। हवा में प्रकाश की चाल जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी पर निर्भर करती है। कांच, निर्वात, जल एवं वायु में से प्रकाश की गति न्यूनतम होगी किस में? तो कांच में न्यूनतम होगी, कांच के बीच से जाते हुए। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 8.3 मिनट, या सेकंड में कहें तो 499 सेकंड। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर या वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वो क्या है? मतलब कह सकते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या चेंज होता है? तो तरंग दैर्ध्य और वेग जो है ये चेंज होगा। तरंग दैर्ध्य और वेग चेंज होगा, परंतु आवृत्ति चेंज नहीं होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है। क्या अपरिवर्तित रहती है? तो उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नहीं चेंज होती है।
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, विरल माध्यम में, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, विरल माध्यम में बढ़ जाएगी और यह अविलंब से दूर हट जाएगी। ऐसे मान लीजिए ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो इधर से जाएगी तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी। ऐसे जाना चाहिए था, मतलब ऐसे जाना चाहिए था, तो ये ऐसे हट जाएगी, दूर चली जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण के द्वारा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? नियान गैस का इस्तेमाल होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है किसका? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता हुआ क्या है? पूर्ण अभ्यंतर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाश के संचार में संकेत प्रवाहित होता है, तंतु प्रकाश के संचार में संकेत प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग के रूप में। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, बताने इनमें से कौन से सही है। तो देखिए, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, सही बात है। प्रकाशिकीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है। तीसरा, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये भी सही है। चौथा, प्रकाश में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है, ये सही नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य करता है किस पर? तो प्रकाश के सकल या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मृग मरीज का या मृग तृष्णा का कारण क्या है? स्थलीय तापन एवं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि और प्रेरी भूमि, समशीतोष्ण कटिबंधीय भूमि जो होती है, में से ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है कौन? तो ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि जो है, ये ज्यादा जो है सूर्य की रोशनी परावर्तित करेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आता है कहाँ से? हीरे से कांच में। हीरे से कांच में जब आता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, क्योंकि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होना ही इसका कारण है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, नहीं, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो कथन तो सही परंतु कारण गलत है। किसी वस्तु के त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? होलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? इसे रोस्टर स्कैन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टर स्कैन कहते हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबद्ध है जो आर पार जाती हैं सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए जो सीडी होती है, सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम प्रयुक्त होती है। जब एक सीडी या ऑडियो वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, रिफ्लेक्शन एवं डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। नहीं, जो लघु तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होगा उसका प्रकीर्णन, स्कैटरिंग जो होती है वो ज्यादा होती है। जैसे बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, लाल का अधिक होता है। तो लाल की स्कैटरिंग कम होती है परंतु बैगनी की ज्यादा होती है। तो पहला गलत हो गया। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है, सही नहीं है। तीसरा, रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं, सही है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, सही है। तो तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है।
कथन कांड का प्रश्न कथन है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड किए जाते हैं। सही है। आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। नहीं, ये गलत है। तो कथन आपका सही, परंतु कारण इसका गलत है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है, इसलिए जगह जगह पे एंटीना लगाए जाते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण जो है करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है, आवृत्ति मॉड्यूलन है। दृश्य पटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वो क्या होता है, जो आंख की रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है उल्टा तथा वास्तविक। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। ठीक है, एक आंख से ऐसा नहीं होता है। सही कथन क्या है? सही कथन है, मनुष्य का कान जो है 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। सुनने की दृढ़ता जो होती है वो 1/10 सेकंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। सही कथन क्या है? मनुष्य की आंख जो है पीले हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। इसका कारण क्या है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका ताप, जो उसका कलर होता है वो उसके टेम्परेचर को बताता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण प्रसार का कारण क्या है? धूल कण, जो डस्ट पार्टिकल है वो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंडा रक्ताभ नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। सही है। यदि सायन हरिताभ नीला और मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। ये भी सही है, दोनों कथन सही है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य या अधिक किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है वो है बैगनी, सबसे अधिक वाला लाल है। आगे चलते हैं। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश तथा पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा किसकी होगी? क्योंकि इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? नीला प्रकाश की। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। तो नीला प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम है और उसकी ऊर्जा जो है उच्चतम होगी, जबकि लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी परंतु इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। कथन कारण देखते हैं। कथन है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। नहीं, गलत है। हरा प्रकाश में ज्यादा ऊर्जा होगी, क्योंकि हरे प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लाल से कम है। कारण लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। कारण सही दिया गया। सफेद प्रकाश में उपस्थित हरा, लाल, बैगनी और नारंगी रंग में से सीसा की प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित कौन होगा? लाल होगा, क्योंकि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, विचलन कम होगी। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। क्षितिज के समीप सूर्य तथा चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसकी तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो है सर्वाधिक होती है और इसमें विचलन सबसे कम होगा, इस वजह से। कथन कारण देखते हैं। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कारण लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, तो यही कारण है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है। कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड तथा निकेल ऑक्साइड में वह जो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है वो कौन सा है? कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है ये कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। जो लघु तरंग है वो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित तथा स्कैटरिंग होती है। तो नीला रंग जो होता है ये लघु तरंग दैर्ध्य का है, इसलिए ये इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, स्कैटरिंग ज्यादा होती है, इसलिए ये आकाश नीला दिखाई पड़ता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे कम होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर
3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। आकाश के नीले दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, नहीं। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, काले रंग का। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंख पर परावर्तित करती है। इस वजह से प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है वो आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव पर मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिगामी हो रहे रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपकों को कैसा दिखाई देगा, पीले रंग का दिखाई देगा। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखे गए बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कैसी, आभासी तथा सीधा। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए या पृष्ठ दृष्टि दर्पण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। पीछे की चीजों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का, जबकि दाढ़ी बनाने के लिए काम में जो लाते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन जो सबसे उचित है वह क्या है, ऊपर उजला नीचे काला। ऊपर उजला होना चाहिए मतलब सफेद जैसे, और नीचे काला। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा होता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर क्या बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। जब किसी दर्पण को Q कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण 2Q का घूर्णन शो करेगा, उसमें 2Q का घूर्णन होगा। कथन कारण देखते हैं। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। जब आप रोड पर देखेंगे तो आपको रोड में कुछ चमकने वाली पट्टियां जैसी दिखाई पड़ती हैं, उन्हीं की बात हो रही है। कारण क्या है, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित रिफ्लेक्टेड होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान क्रिटिकल वैल्यू से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है तो इसका कारण है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है, छोटे तरंग दैर्ध्य से बड़े तरंग दैर्ध्य की तरफ चलें तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं वो क्या है, परिक्षेपण अर्थात परावर्तन, अपवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन। नीला, हरा, पीला तथा लाल रंग में से इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है हरा। इंद्रधनुष में दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है बैगनी, सबसे अधिक वाला लाल होता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, किसी दिशा में नहीं, क्योंकि सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो यहाँ पर इस समय कोई इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ता है। कथन कारण देखते हैं। कथन है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो ये सही है। क्यों, क्योंकि छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर के छड़ी के छोटी और झुकी होने का आभास देता है। कथन तो सही है परंतु कारण ये नहीं है, कारण जो है वो गलत है। ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन के लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अगला है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, मतलब ऊपर उठा हुआ लगेगा। सही बात है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ये भी सही, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, तो वायु का बुलबुला अपसारी लेंस या अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस या अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी हो जाएगी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, इसका आधा, मतलब 0.75 मीटर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं उत्तल लेंस को। देखिए,
दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन क्या नहीं है, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, दूर में 2 ही वर्ड है, निकट में 3 वर्ड है। उत्तल छोटा है, अवतल बड़ा है। तो दूर दृष्टि के लिए छोटा वाला मतलब उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस इस्तेमाल करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला लेंस कौन सा होता है? नतोदर या कॉन्क्लेव या अवतल लेंस। अवतल को कॉन्केव कहते हैं और उत्तल को कॉन्वेक्स कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? पुतली के आकार में परिवर्तन, रोडोप्सिन का विरंजक व पुनः विरंजन होना था, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस से। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस से। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। सही कथन कौन सा नहीं है? एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। खोज बत्ती या सर्च लाइट में प्रयुक्त होता है, जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? अवतल या नतोदर दर्पण, कॉनकेव मिरर। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस, जिनमें एक उत्तल तथा एक दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए। इस युग्म यह जो दोनों है कैसा व्यवहार करेंगे? एक कांच की समतल चादर की भांति व्यवहार करेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मतलब हमें सही से चीज़ों को पढ़ने, हमारे आंख पे कोई जोर ना पड़े, 25 सेंटीमीटर की दूरी सबसे सही होती है। आंखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन और संकुचन से। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो उसके फोकस की दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। फोकस है यहाँ पे f, इसको छोड़ दीजिए। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वह क्या है? फिल्म से तुलना की जा सकती है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या है? रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। यदि हरे रंग को परावर्तित करेगा तो हरा रंग होगा, लाल को परावर्तित करेगा तो लाल होगा। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। काला, हरा, लाल तथा नीला में से प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? तो देखिए, लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग, परंतु काला प्राथमिक रंग नहीं है। 3 मूल रंग या प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, हरा, लाल। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा नीला रंगों में से विषम कौन सा है? देखिए, हरा, लाल, नीला ये प्राथमिक रंग है, परंतु भूरा प्राथमिक रंग नहीं, इसलिए ये विषम है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। 5 परिघटनाएं हैं। उपयुक्त में से दृष्टि भ्रम कौन सा है ये बताना है। गोधली से सूर्य का अमाप ये है। उषा काल में सूर्य का रंग ये भी है। उषा काल में चंद्रमा का दिखना ये नहीं है। आकाश में तारों को टिमटिमाना ये भी है। और आकाश में ध्रुव तारे का दिखना ये नहीं है। तो गोधल से सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना ये क्या है? ये दृष्टि भ्रम है। कथन कारण देख लेते हैं। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कारण, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, मतलब उसको भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब प्रकाश परावर्तित ही नहीं होगा किसी चीज से, हमें कोई चीज दिखाई तभी पड़ती है जब प्रकाश उस पर गिरती है और परावर्तित होकर हमारे आंखों पर आती है। जब किसी चीज से प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों पर नहीं आएगी तो दिखाई ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए जो कृष्ण छिद्र है या ब्लैक होल है वो नहीं दिखाई पड़ता। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही है। कथन कारण फिर से है। कथन है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि इसे राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। कारण, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा वर्ष में बिना रुके 99% है, मतलब ये हमेशा ये मिलती रहती है। इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। ये ऊर्जा हमें बहुतायत में मिलती है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है।
अब ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण जीएस के चीज़ों को देखते हैं, मतलब फैक्टरों को देख लेते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस और द्रव में। गैस और द्रव में जो है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्यों? क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा भी होती है। भाप से अधिक भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी है? 720 कैलोरी। 720 कैलोरी है। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं 40 डिग्री पर। 40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम क्या, मतलब इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो कितना आएगा? 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस पैमाने पर 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड, जिसको सी से डिनोट करते हैं, तथा फ़ारेनहाइट एफ हो, तो सी तथा मतलब सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट, यदि सी तथा एफ का संबंध, क्या संबंध की बात कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, इसको आप ऐसे ही देख लीजिए। देखिए, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक जो है वो निम्नतर होता है पारे से। स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, जैसे 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। गर्म करने से विस्तारण होता है पदार्थ। क्यों गर्म करने से विस्तारण क्यों होता है? क्योंकि पदार्थ घनत्व क्या होता है? घट जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? उसका आयतन घटता है। समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है यहां पर। तो इसमें क्या है? Q का ताप जो है, Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचता है। Q का ताप जो है P की तुलना में ये यहाँ पर जल्दी पहुंचता है। ये देखिए, इसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।